वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन 10th बाबा एमपी चिनकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वन शॉट किए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर किए जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, पूरे साल आपने पढ़ाई करी है, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ा है और ऐसे बहुत सारे वन शॉट के वीडियोस भी देखे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर ही वन शॉट कवर करते हैं। क्योंकि दोस्तों, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ही आएंगे। तो हमारी ये सोच है, अगर आप एग्ज़ाम के पहले हमारे इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक वही सवाल मिलेंगे। क्योंकि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के 100% चांस बनते हैं, ऐसे ही सवालों के आधार पर वन शॉट कवर करते हैं। हालांकि हमने बहुत सारे चैप्टर के वन शॉट करवा रखे हैं। तो वन शॉट पढ़ने के बाद में एक तो आपका चैप्टर का रिवीजन होगा और उन चैप्टर के कारण रिवीजन होगा या उन प्रश्नों के माध्यम से आपका रिवीजन होगा जिनके आने के चांस 100% बनते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न इस चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, क्या अंतर है इसके बीच में जान लेते हैं। पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक क्रिया को अपन प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जबकि टहलना एक स्वैच्छिक क्रिया है जिसे हमारी सोच और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है, एक अनैच्छिक क्रिया है तो एक ऐच्छिक क्रिया है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार उस क्रिया को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मस्तिष्क के रिलेटेड हमेशा ऑब्जेक्टिव में खाली जगहों में सवाल आते हैं। अनुमस्तिष्क का ठेका नहीं है। बहुत सारे मस्तिष्क के भाग हैं जो अलग अलग कार्यों को करते हैं, तो उन्हें आप जरूर एक बार याद करें अपनी किताब के अनुसार या फिर पासबुक से या फिर जो भी नोट्स आपके टीचर ने कराए होंगे। तो हर मस्तिष्क के भाग का अलग अलग कार्य है, उसे आप जरूर याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो देखिए, मस्तिष्क की क्या भूमिका आप जान सकते हैं इसके माध्यम से। तो इसका आंसर है कि पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई अनैच्छिक क्रिया को अपन प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कोई ग्राही सूचना ग्रहण कर इसे अभिवाही तंत्रिका तंतु से होते हुए मेरुरज्जु में संयोगित तंत्रिका तंतु के माध्यम से प्रभावी अंग तक पहुंचाती है। तो ये अपनी मस्तिष्क की भूमिका रहती है। यानी सिंपली जो है, ग्राही क्या करता है, सूचना को ग्रहण करता है और तंत्रिका के माध्यम से यानी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से या तंतु से होते हुए मेरुरज्जु में जो संयोजित तंत्रिका तंत्र है उनके माध्यम से प्रवाही अंगों तक जो है पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस रहता है वो मस्तिष्क का रहता है प्रतिवर्ती क्रिया में। वैसे इस कार्य के अलावा बहुत सारे कार्य और भी जो है मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में करता है और अलग तरह का एक रोल निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन क्या है। तो देखिए, पादप में भी हार्मोन होते हैं जिस तरह से मनुष्य में होते हैं। पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि और विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संशोषित करता है, एक हार्मोन जिसे अपन ऑक्सिन कहते हैं, यह परों के अग्र भाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायता करता है। तो पादपों में जो हार्मोन पाए जाते हैं उन्हें अपन पादप हार्मोन कहते हैं, जो वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति जो भी अनुक्रिया है उनमें तालमेल का कार्य करते हैं या फिर उनमें जो है सहायता करते हैं। जिसमें बहुत सारे हार्मोन हो सकते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया जो पौधे के सबसे परो भाग में, सबसे ऊपर वाले भाग में पाया जाता है और ये कोशिकाओं की लंबाई में लगातार वृद्धि करता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो अभी पढ़ा था उसी क्वेश्चन में, वृद्धि को बढ़ाने वाला है ऑक्सिन, जो पौधों के सबसे टॉप वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है ना, जो प्रकाश की ओर हमेशा क्या रहता है, अग्रसर रहता है। अगला सवाल है कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर परों की गति से किस प्रकार से भिन्न है।
तो यहाँ पर अपन दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर समझते हैं। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि से संबंधित न होकर पत्तियों की कोशिकाओं की स्फीति में परिवर्तन से होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसकी गति जो है प्रकाश से संबंधित नहीं है, जबकि इसकी जो गति है वो कोशिकाओं की स्फीति में जो परिवर्तन होता है उनसे होता है। पादप में गति करने के लिए कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पत्तियों की कोशिका होती है उनमें जल कम और ज़्यादा होने से जो है इसमें गति संभव हो पाती है। तो जो पादप में गति करने के लिए जो कोशिका है वो जल की मात्रा को परिवर्तित करके अपनी आकृति में बदलाव करती है, जबकि प्रकाश की ओर गति वृद्धि से संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं दोनों में बहुत काफ़ी हद तक अंतर है, क्योंकि एक गति में जो है जल की मात्रा में परिवर्तन करके जो है गतियाँ हो रही है, जबकि एक जो है प्रकाश की ओर सिंपल गतिशील है। तो दोनों ही जो गति है उनमें काफ़ी हद तक अंतर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो सुई मुई पादप की पत्तियाँ हैं उनकी गति प्रकाश की ओर परों की गति से बहुत जो है अलग प्रकार से भिन्न है या अलग तरह की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो देखिए, जंतुओं में जो है रासायनिक समन्वय हार्मोनों की सहायता से होता है। हार्मोन रासायनिक तरल पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, और हार्मोन जानवरों के समग्र विकास और विकास को विनियमित भी करते हैं। तो दो तरह की ग्रंथियां होती है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलते हैं उन्हें हार्मोन कहते हैं, जो जंतुओं के लिए क्या करते हैं, समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, जो अवट्टू ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, तो अब वापस एक बार पढ़ लेते हैं कि अवट्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का और हमारे शरीर में नियंत्रण का कार्य करते हैं, ताकि वृद्धि के लिए उत्कर्ष संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए या संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो आयोडीन क्या करता है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको बनाने में सहायता करता है, इसलिए हमें जो है एक सहायता मिलती है कि अपने को आयोडीन युक्त जो है भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हुई तो हमें गाइटर रोग से पीड़ित होना पड़ेगा, जिससे जो गले की ग्रंथि है वो फूल सकती है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। और हाँ, हम इसी अवट्टू ग्रंथि को क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। ये हिंदी में नाम है, वो इंग्लिश में, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो देखिए, जब एड्रेनलिन हार्मोन रुधिर में स्रावित होता है ना, तो होता क्या, देखिए, तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो सीधा ही अपने रुधिर में स्रावित होता है, यानी मिल जाता है, और शरीर के विभिन्न भागों तक ये पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, ताकि हमारी पेशियों को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। तो ये सिंपल सा ये रीजन बन जाता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हर पेशी में जो है अधिक से अधिक होनी चाहिए, तो ये इसमें सहायता करता है, ठीक है। अगला सवाल है कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे की जाती है? तो देखिए, होता क्या, हमारे जो अग्नाशय है, अग्नाशय से जो इंसुलिन हार्मोन है उसके उचित मात्रा में स्रावित न होने के कारण हमें एक रोग हो जाता है जिसका नाम मधुमेह होता है, यानी डायबिटीज। ऐसे व्यक्ति के रुधिर में शर्करा का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इंसुलिन रुधिर में मौजूद अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है, इसलिए मधुमेह के कुछ रोगियों को जो है इस इंजेक्शन को देकर उन्हें इस रोग से मुक्ति देने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद देखिए, हमारे अभ्यास प्रश्नों में से ये जो ऑप्शन है वो तो इम्पोर्टेंट ही है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आप देख सकते हैं साइटोकाइनिन अपना पादप हार्मोन हो गया। सेकंड जो है वो कह रहा है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान उसको क्या कहते हैं? तो उसे अपन सिनेप्स कहते हैं। अगला है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो ये सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए सर, तो ये लगभग सभी के लिए उत्तरदायी होता है। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनानी है और इसके कार्यों का आपको वर्णन करना है। तो देखिए, यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का जो एक चित्र है वो ये रहा। तो ये केंद्रक हो गया, कोशिकाएं हो गया, तुमिरिका हो गई, तंत्रिकाक्ष हो गया, तंत्रिका का अंतिम सिरा हो गया।
तो ये जो है पहले ये जो धुम्रिका है ये संदेश को लेती है, उसके बाद ये संदेश इस तरह से मतलब आगे के फॉरवर्ड होते रहते हैं, फिर वो केमिकल यानी जो विद्युत आवेग है उसमें बदल दिए जाते हैं। तो इसका कोई वर्णन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसके कार्य को समझते हैं अपन कि सभी सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका के धूम्राकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। तो ये एंट्रोड है ना तंत्रिका के अंदर, ये वाला ये जो संरचनाएं निकली थी धूम्रिकाएं, इनसे जो है सूचनाओं को उपार्जित किया जाता है और एक रासायनिक क्रिया के द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग धूम्रिका से कोशिकाएं तक और तब तंत्रिकाक्ष यानी जो एक्सॉन में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। यानी पहले धूम्रिका संदेशों को कैच करती है, उसके बाद वे कोशिकाएं और फिर उससे जो है एक्सॉन से होता हुआ सीधे अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में ये विद्युत आवेग कुछ रासायनिक या फिर कुछ रसायन है उनका विमोचन करते हैं और ये रसायन रिक्त स्थान यानी सिनेप्स को पार कर जाते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की धूम्रिका में इसी तरह से विद्युत आवेग प्रारंभ हो जाते हैं। यह शरीर में तंत्रिका की आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इस तरह का अंतर्ग्रहण यानी सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। अगला सवाल है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो देखिए जीवों में विभिन्न अंग होते हैं और जीवों के अस्तित्व के लिए इन अंगों को सावधानीपूर्वक नियंत्रण और समन्वित करना बहुत ही आवश्यक है। जीवों के अंगों में विभिन्न अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह ही प्रेरित होता है। यह हार्मोन एक जीव के समग्र वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अतिरिक्त जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना और सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के द्वारा ही संभव है, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि पादपों के अंदर रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है, क्योंकि जंतुओं में किस प्रकार से होता है हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए पादपों में किस प्रकार से होता है। देखिए पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होते हैं और ना ही अंतर्स्रावी तंत्र होते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक विस्तृत होते रहते हैं। पादप में भी हार्मोन होते हैं जो वृद्धि विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है तो एक हार्मोन जिसे अपन ऑक्सिन कहते हैं ये प्रो के अग्रभाग में संश्लेषित होता है यानी बनता है और कोशिकाओं की लंबाई में सहायता प्रदान करता है। प्रो की प्रकाश से दूरी वाली दिशा में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। तो इस प्रकार से उनमें समन्वय और नियंत्रण होता रहता है। अगला सवाल है कि अनैच्छिक क्रियाएं एवं प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं। तो देखिए जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिस पर हमारे जो है सोचने का कोई नियंत्रण नहीं होता है और ये अग्र और पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित की जाती है, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक होने वाली क्रिया है। यह मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल की जाती है। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में नियंत्रण समन्वय के लिए तंत्रिका और जो हार्मोन क्रियाविधि है उनकी तुलना करनी है अपने को, ठीक है ना। तो देखिए तंत्रिका तंत्र और हार्मोन की क्रियाविधि में क्या क्या अंतर है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, यह मस्तिष्क से संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करके अपना संदेश भेजती है और नियंत्रित करती है, जबकि जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर आप देख सकते हैं। यह एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम है जो रसायनों को विमोचित करती है, जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें सूचनाओं का संचारण रुधिर के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ अंतर तो है ही, आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि सूचनाओं का तेजी से प्रभाव होता है और प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है, जबकि इसमें जो है थोड़ी धीमी धीमी रहती है और धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं को जो है विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन किया जाता है यानी भेजा जाता है, जबकि प्रत्येक हार्मोन की विशिष्ट अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं। इसका प्रभाव कम समय तक रहता है, जबकि इसका प्रभाव जो है अधिक समय तक बना रहता है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार से ये पार्ट्स जो है पूरा हुआ। धन्यवाद।